निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे, लेकिन वो जीत का अंतर है वो कम रहेगा। आपको क्या लगता है कि पार्टी की जो जाजम व्यवस्था है वो सही है? जाजम में भी कुछ अपवाद हो सकते हैं, अपवाद किए जा सकते हैं। इस विधानसभा उपचुनाव में ये अपवाद देखे गए? हुआ नहीं है, लेकिन होने के आसार है भविष्य में अगर ऐसा चलता रहा तो। मैं चाहता तो अच्छी नौकरी करता, मेरे परिवार को अच्छे तरीके से चला सकता था, लेकिन मैंने सोचा मैं नौकरी कर लूँगा, खाली मेरा परिवार, मेरी बच्ची बीवी हम खुश रह सकते, लेकिन मेरा समाज कभी सुखी नहीं रह सकता। इस प्रकार से मुझे 2019 की लोकसभा में धकेल दिया गया। दिग्विजय सिंह को डाउन करने के लिए दिग्विजय सिंह की जो एक होटल हवेली करके उसके ऊपर रेड पड़वाया, उसके अंदर दारू कहीं से पकड़वाया, क्या पता दारू था नहीं था पता ही नहीं। तो इतने साल से तो होटल चल रही थी कांग्रेस और बीजेपी सरकार में, तब तो दिग्विजय सिंह की होटल में कभी भी रेड नहीं पड़ी। और जैसे ही दिग्विजय सिंह ने इस पार्टी में एंट्री की तो उस आदमी को फंसाने का काम षड्यंत्र जारी रख दिया। आपको क्या लगता है कि आप पार्टी सही दिशा में जा रही है, क्योंकि आप फाउंडर मेंबर हैं, आपने देखी इस पार्टी को बनते हुए? नमस्कार, आप देख रहे हैं कट्टू कट लाइव और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। आप देख रहे हैं कट्टू कट लाइव की खास पेशकश 84 का चाणक्य, जहां हम तमाम दिग्गज नेताओं से बात करके उनकी पार्टी की रणनीति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ मौजूद है भारत आदिवासी पार्टी के दिग्गज नेता कांति भाई आदिवासी जी। आइए इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि ये 84 उपचुनाव था, आखिर इसको किस बिहाफ पे लड़ा गया है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है कांति जी। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि क्या लगता है नतीजे कैसे आने वाले हैं? कट्टू कट लाइव न्यूज चैनल को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार। 84 का चुनाव हमने हमारे जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के आधार पर लड़ा गया है। 5वीं अनुसूची जो आज तक लागू नहीं हुई, सरकार कहती है लागू हो गई है, बीजेपी वाले कहते लागू हो गई है, कांग्रेस वाले कहते लागू हो गई है, लेकिन जो आज तक धरातल पर जो मूल संविधान का आधार है वो लागू नहीं हुआ है। और जल जंगल जमीन के जो प्रावधान है वो लागू नहीं हुए। FRA एक्ट जो 1905 के आपका 2005 के अंदर जो सरकार थी उन्होंने जो इम्प्लीमेंट किया वो सही तरीके से लागू नहीं हुआ है। और यहाँ ग्राम सभा पैसा एक्ट का जो प्रावधान लागू नहीं हुआ है। यहाँ का जो रिजर्वेशन है वो सही तरीके से लागू नहीं हुआ है। आदिवासियों को जो 45 पे रोका गया है, SC को 5% पे रोका गया है। चलो हम लोग ये नहीं कहते, पहले हम लोग 100% की डिमांड कर रहे थे, लेकिन अब लोग हम ये कह रहे हैं कि 100 नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, लेकिन संविधान के 15(4) और 16(4) के आधार पर जनसंख्या के अनुपात में जिनकी जनसंख्या जितनी है उनका भागीदारी सुनिश्चित कर दी जाए। ये सारे प्रावधान को लेकर हम 84 का चुनाव लड़ा है। और खास करके 84 में जो आपका माही डैम का पानी आ रहा है कर्नाड़ा डैम से, वो पानी के लिए हम भेजीघाट तक हमने जल यात्रा, विलप्रदेश जल यात्रा निकाली थी, जिसमें मैं स्वयं घड़ा अपने सिर पर तोप के लाया था। और तत्कालीन समय में राजकुमार रौत प्रथम बार MLA बनाए थे। वो सब ने बहुत बड़ी लार्ज रैली निकाली थी, 3 दिन की यात्रा, और उसको लेके हमने आम जनता के बीच में गए हैं और जनता का अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। तो क्या लगता है कि राजकुमार की जो 70,000 की लीड है वो इस बार टूटेगी या वो रिकॉर्ड टूटने में नाकाम रहेगा? देखिए ऐसा है, जो 70,000 की लीड थी वो लीड तो नहीं मिलेगी, टूट जाएगी वो। इसलिए टूटेगी क्योंकि अभी जो वोट परसेंटेज है वो वोट परसेंटेज बहुत लो रहा है। और अचानक 3 चुनाव आ गए, पहले विधानसभा, फिर आपका लोकसभा, फिर उपचुनाव। तो लोग उब चुके चुनाव में, कोई बाहर गया, कोई प्रवास मजदूर पे गया, तो कभी खेती का काम चल रहा है, तो क्या काम चल रहा है। लोगों ने सोचा यार जिसको MLA बनना है बन जाएगा, हमारा क्या लेना देना। ऐसा लोगों में भावनाएं होती है जो लोकतंत्र के प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं रखते और राजनीति के प्रति श्रद्धा नहीं रखते, क्योंकि राजनीति खास विशेष लोगों को ही फायदा पहुंचाती है, जो आम धरातल का व्यक्ति उसको नहीं पहुंचाती। इसलिए लोगों ने उसको नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जो जिसके कोर वोट है, बीजेपी के कोर वोट है, कांग्रेस के कोर वोट है, और हमारे भारत आदिवासी ट्राइबल पार्टी यानी BAP आप की जो कोर वोट है, वो तो बढ़ चढ़कर भाग लिया है। निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे, लेकिन वो जीत का अंतर है वो कम रहेगा। आप खुद को फाउंडर मेंबर बताते हैं BAP के, तो क्या वजह रही कि आप इस विधानसभा उपचुनाव में कम सक्रिय नजर आए? देखिए, मैं संस्थापक सदस्य हूं, और संस्थापक सदस्य के साथ में मैं ये कह सकता हूं कि संस्थापक ही हूं मैं पार्टी का, और कम सक्रिय नजर आए ये बात सही है। मैं इस चुनाव में इतना बढ़ चढ़कर भाग नहीं लिया। जहां तक मेरी स्थिति थी मैं जा पाया।
और जैसे ही हम लोगों ने चुनाव का डेट घोषित हुई, उस समय से ही मेरे भाभी की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। और भाभी की मृत्यु जाने के बाद में हम लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते, कपड़ा ओढ़ के रखना पड़ता है। जब तक हमारा 11-12 नहीं होता तब तक हम बाहर नहीं जा सकते। लेकिन लोगों की बेहद मांग पर, जनता की बेहद मांग पर मैं 16 नंबर भी फॉर्म भरने गया, 84 भी फॉर्म भरने गया और 16 नंबर 2 दिन प्रचार में भी गया। और हमारा जब 11वां हो गया, 12वां हो गया, उसके बाद में अचानक से मेरे रात भर हम लोग आंगन में बैठे रहना पड़ता था। मेहमान आते बैठने के लिए आंगन में, तो जिसकी वजह से मेरा ये जो सर का एक्सीडेंट हुआ था तो वो थोड़ा तकलीफ हुआ, तो मैं वापस तत्काल जयपुर दिखाने गया। दिखाने के बाद में डॉक्टर उस दिन संडे आ गया, तो फिर सोमवार को देखा। अचानक से फिर मैं जल्दी आ गया, जल्दी आकर जिस दिन वोटिंग था पूरे दिन 84 में रहा। चाहे मैं प्रचार में नहीं गया, लेकिन वोटिंग किस प्रकार से हो रही पूरी नजर रखे हुआ था मैं। हमारा अगला सवाल है कि जाजम व्यवस्था को लेकर, पार्टी की जाजम व्यवस्था को लेकर आपको क्या लगता है कि पार्टी की जो जाजम व्यवस्था है वो सही है? देखिए, पार्टी की जाजम व्यवस्था है वो हम सब ने बनाई है, जिसमें जिसे आपका बीजेपी का अग्रिम बीजेपी को चलाने वाला है जो आपका आरएसएस है, और आरएसएस की विभिन्न शाखाएं हैं। और कांग्रेस को चलाने वाला सेवादल था जो आज बिखर चुका है, टूट चुका है, जिसके लिए कांग्रेस की ऐसी हालत हो गई है। और हमारी पार्टी को बनाने वाला है वो आपका आदिवासी परिवार है, और आदिवासी परिवार की सामाजिक बहुत सारी विंगे वो सारा है। तो आदिवासी परिवार ने एक व्यवस्था बनाई है, जाजम व्यवस्था, जिसमें पार्टी के लोग भी हो जाएंगे, आदिवासी परिवार के समाज संगठनों के लोग और अन्य जो लोग हैं वो सारे मिलकर चयन करेंगे। तो वो चयन करने का तरीका बिल्कुल सही है, लेकिन समय समय पर उसके ऊपर नजर नहीं रखी जाती। तो मान लीजिए कोई बच्चा एग्जाम दे रहा है और जो एग्जामिनर होता है वो बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं रखता, कमरे यानी उस परीक्षा कक्ष से बाहर निकल जाता है या थोड़ा सा इधर उधर घूमने लग जाता है, दत्तचित होकर ध्यान नहीं रखता है, तो हो सकता है बच्चा नकल कर सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से जाजम में भी कुछ अपवाद हो सकते हैं, अपवाद किए जा सकते हैं। इस विधानसभा उपचुनाव में ये अपवाद देखे गए? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमने ये कहा था कि प्रथम दृष्टयान में प्रथम बार जो वोटिंग हुई इसमें आपके 10 लोग थे, 10 लोगों में से आपके 3 लोग हुए, चिकली से अनिल कटारा, जोत्री से पोपट खोकरिया प्रधानपति और सिमलवाड़ा से दिनेश रोत, ये तीनों हुए। तीनों के बाद में आपके फिर वापस वोटिंग हुई। उस वोटिंग में हमने ये कहा था कि अब जो वोटिंग हुई है, और जो वोटिंग हुई तो वो गिना पहली वाली वोटिंग में, तो सबको बिठा के गिनाने के बाद में आपको इतने मिले सारा प्रक्रिया हो गई। और लास्ट वोटिंग हुई, जिस वोटिंग में हमने पहले ही कहा था भाई ये तीनों प्रत्याशी को, पार्टी के पदाधिकारी को और जो हमारा सामाजिक संगठन है उन लोगों को बिठा के और बाकायदा ये आपका जिस प्रकार से लोकतांत्रिक तरीके में सरपंचों के वोट गिने जाते हैं और जो आपके बैलेट पेपर पे वोट गिने जाते थे आपको बताकर, ठीक उसी प्रकार से वोटों की गिनती करना और उनके साइन करा लेना, ये हमने कहा था। लेकिन कहीं ऐसी प्रक्रिया नहीं हुई, इसलिए मामला तो व्यवस्थित हुआ, लेकिन लोगों में संशय है कि क्या गड़बड़ हो गया ऐसा। तो इस प्रकार से कहीं हुआ नहीं है, लेकिन होने के आसार है भविष्य में अगर ऐसा चलता रहा तो। मगर आप याद कीजिए 2023 विधानसभा डूंगरपुर से आपने खुद ही अपने आप को सोशल मीडिया के थ्रू उम्मीदवार घोषित कर दिया था, ऐसा क्यों? देखिए, मैं पहले ही कह चुका आपके चैनल के मार्फत से, आज की तारीख में जो पार्टी के फाउंडर हैं, पार्टी संस्थापक है, उसको टिकट मांगने की जरूरत नहीं। मान लीजिए नरेंद्र जी मोदी पार्टी संस्थापक नहीं है बीजेपी के, लेकिन आज पार्टी के बहुत बड़े लीडर हैं। अमित शाह जी बहुत बड़े लीडर हैं और राजनाथ सिंह बहुत बड़े लीडर हैं। इसके बाद में आपके लोकसभा स्पीकर बहुत बड़े लीडर हैं, ये बीजेपी के हो गए। दूसरी ओर कांग्रेस के देखें तो सोनिया गांधी ने अपने आप को संन्यास लेकर अलग कर लिया, लेकिन आज की तारीख में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सारे बहुत बड़े लीडर हैं। ठीक उसी प्रकार से एनसीपी में है, सपा में है, बसपा में है, जो लोग अपने आप में चुनाव लड़ने के दावेदार हैं,
तो जो छोटे लोग हैं या उभरते हुए लोग हैं उन लोगों को उनके बीच में नहीं आना चाहिए। जैसे राहुल गांधी वायनाड से लड़े और कहीं और से लड़े तो वो दूसरे लोग साथ उनके आड़े नहीं आए। ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए कि जिस पार्टी को बनाने के लिए मेरा तन मन धन लगा, मेरा पूरा शरीर लग गया, मेरा शरीर टूट गया, मेरा एक भाई शहीद हो गया, और जिस प्रकार से हमने हमारा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। मैं आज आपके सामने बैठा हूँ, डबल MA पॉलिटिकल साइंस सोशोलॉजी और BEd और PGDC किया हुआ हूँ। मैं चाहता तो अच्छी नौकरी करता, मेरे परिवार को अच्छे तरीके से चला सकता था, लेकिन मैंने सोचा मैं नौकरी कर लूँगा, खाली मेरा परिवार, मेरी बच्ची बीवी हम खुश रह सकते, लेकिन मेरा समाज कभी सुखी नहीं रह सकता। मैंने समाज के लिए बहुत बड़े आंदोलन किए। ये जो लोग कहते हैं उसे नहीं, मैं 2018 से कॉलेज एनरोल्ड हूँ, कॉलेज में एनरोल्ड हुआ हूँ। 18 से मैं समाज के लिए लड़ रहा हूँ। उससे पहले मैं स्कूल में था, उससे मैं लड़ रहा था। तो लड़ते लड़ते हम तक यहाँ तक पहुँचे, और इसलिए जो पार्टी मैंने बनाई, तो जैसे मैं मौत के मुंह से वापस आया, तो जिस प्रकार से मैं 1-2 महीने फील्ड में नहीं रहा, फील्ड में नहीं रहने के बाद में जिस प्रकार से उन्होंने वोट देने जो हमको चयन करने वाले लोग थे, उन लोगों का चयन किया, तो लिस्ट देखी, तो वो लिस्ट देखने के बाद में मैंने देखा ये नाम है, वो नाम है, ये नाम है। क्योंकि आदिवासी परिवार जो हमने बनाया, हमने इसका नींव रखी। मैं उसका संस्थापक सदस्य भी हूँ, समाज संगठन का संस्थापक ही हम 2 ही व्यक्ति थे, एक कर्मचारी थे और एक मैं आपका बेरोजगार व्यक्ति था। तो कौन कौन आदमी आए हैं, वो कौन सी आपके चिंतन शिविर में आए हैं, वो हमारी आंखों में कैसेट की तरह बैठ चुका है। कौन से कार्यक्रम में आए, कौन से नहीं आए। तो जो वोट डालने वाले 270 लोगों को लिस्ट बनाई थी, और 270 लोगों की लिस्ट में एक भी आदमी, एक भी महिला जो कार्यक्रम में आए वैसे नहीं थे। और जो हमारे अच्छे कार्यकर्ता थे, जो गाड़ियों पे आपका प्लेट लगा के घूमते, उनका भी नाम नहीं था। इसलिए मैंने उसका बहिष्कार किया कि भाई ये लोग हमारे नहीं है, वोट डालने वाले नहीं है, ये विचारधारा के लोग नहीं है, इसलिए मैं इनको नहीं मानता। और सारे लोगों ने कहा नहीं सही बात है कांति भाई, हम आपके लिए वोटिंग नहीं करवाना चाहते, हम आपको विशेष चुनाव लड़ाना चाहते। तो सब लोगों की ये मंशा थी, इसलिए मैंने अपने आप में नहीं लिखा। मैंने ये लिखा अगर ये लोग अपन को प्रत्याशी नहीं बनाते तो मैं अपने आप स्वयं चुनाव मैदान में हूँ। मैदान में हूँ इसका मतलब ये नहीं था कि मैं निर्दलीय हूँ, कि मैं पार्टी से हूँ। मैदान में ऐसा लिखा था क्योंकि जब इस इलाके में पार्टी लाने वाला ही मैं था, आपका BTP, और जब हमने चुनाव लड़वाए राजकुमार को, रामप्रसाद जी को और इस इलाके में और उमेश को, तब ये 2 विधायक जीते। इसके बाद कुछ सेकंड पोजीशन रहे। उसके बाद में 2019 में एक बात हुई कि भाई अधिकतम वोट कौन ला सकता है, उस इलाके में सबसे सर्वमान्य व्यक्ति कौन है, जिसका ग्राफ किसका ऊंचा है। इस प्रकार से मुझे 2019 की लोकसभा में धकेल दिया गया और समाज जनजागरण थोड़ा रुका। और 2019 में मैं 2.5 लाख वोट लेके आया। वो 2.5 लाख वोट ही हमारा नींव का पत्थर साबित हुआ, और आज वही 2.5 लाख वोट लोकसभा में अपनी आवाज गुंजा रहे हैं। इसलिए सभी लोगों के कहने पे मैंने पोस्ट डाली थी। मैंने अभी आपको क्या लगता है कि आप पार्टी सही दिशा में जा रही है, क्योंकि आप फाउंडर मेंबर है, आपने देखी है उस पार्टी को बनते हुए? पार्टी बिल्कुल सही दिशा में जा रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, ऐसा हमें आभास हो रहा है। ये जो आपका हमारा चुनाव का रिजल्ट जैसे ही आता है तो उसमें समीक्षा बैठक हम बुलाएंगे राष्ट्रीय स्तर की, और राष्ट्रीय स्तर की समीक्षा बैठक बुलाने के बाद में पार्टी में क्या खामियां है, क्या अच्छाइयाँ है, उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। और हम लोग मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, आपका उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्रा, जो लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जिनको हमने पदाधिकारी बनाया, उनको हम लोग कॉल देंगे। और कॉल देने के बाद में हम लोग बाकायदा पोस्टमार्टम करेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या कैंसर की तरफ फैल रहा है। जो कैंसर की तरफ फैल रहा है उसको निकाल फेंकेंगे। उसके बाद जो कैंसर की तरफ फैल रहा है, ऐसे अभी हम कह नहीं सकते, क्योंकि अभी किसी को हमने टारगेट नहीं किया, चिन्हित नहीं किया, और ऐसा कहीं हमें नजर नहीं आया है। अगर नजर आ जाएगा आने वाले समय में तो हम लोग उसको देख लेंगे। दूसरा, राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक हिसाब से चलती है, सामाजिक संगठन के हिसाब से चलते हैं। जैसे आपका RSS है, वो BJP को सही दिशा निर्देश देता है, चलाता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे सामाजिक विंगे हैं, और जो हमारा आदिवासी परिवार है वो हम BJP को बनाने वाला है, तो BJP को सही दिशा निर्देश दे सकता है। लेकिन उसमें ज्यादा इंटरफेयर करेंगे तो फिर वो लोकतांत्रिक तरीका नहीं कहलाएगा, या तो फिर
सामाजिक ही चले या फिर राजनीतिक चले, दोनों में से एक ही होना पड़ेगा। किसी प्रकार से आपका आरएसएस बीजेपी को चलाता है और कांग्रेस का सेवादल चलाता था। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, हम थोड़ा इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव पे बढ़ते हैं कि दिग्विजय सिंह चुंडावत को पार्टी में शामिल करना, प्रदेश प्रभारी बनाना, इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने को आप किस तरीके से समझते हैं? क्योंकि पार्टी आदिवासी पार्टी के नाम से ये उत्पन्न हुई है। देखिए, मैं आपके चैनल को पहले भी और दूसरे चैनल आते हैं उनको भी कह चुका हूँ कि भारत आदिवासी पार्टी के नाम से रजिस्टर्ड हुआ है। तो आपका यूपी के अंदर बहुत बड़ी पार्टी है जिसके 3 बार सीएम रह चुकी मायावती, बहुजन समाजवादी पार्टी। तो उन्होंने उसका नाम दिया बहुजन। बहुजन में उन लोगों का डेफिनेशन है ST SC OBC माइनॉरिटी लोगों का। तो हमने हमारे इलाके को लेके जो पार्टी बनाई है भारत आदिवासी पार्टी, तो भारत में रहने वाले तमाम वर्ग के लोग और आदिवासी इलाके में रहने वाले तमाम वर्ग के लोग हैं। तो हमने दिग्विजय सिंह को इसलिए लिया क्योंकि हमारे ऊपर बार बार एलिगेशन लगाया जा रहा था कि ये तो खाली आदिवासियों की पार्टी है, ये खाली आदिवासियों के लिए बोल रही है। उसके बाद में कुछ मुस्लिम कम्युनिटी हमारे साथ में जुड़ने का प्रयास किया तो मुस्लिम जुड़े। इसके बाद में SC कम्युनिटी जुड़ने का प्रयास किया, दलित भाई, तो वो जुड़े। इसके बाद में OBC जुड़े। तो राजपूत समाज कहने लगे कि भाई हम भी आपके साथी थे अनादिकाल में, महाराणा प्रताप के समय में हम लोगों ने आपके साथ में मिलकर लड़ाइयाँ लड़ी है, तो हमको भी पार्टी से जुड़ना है। तो हमने कहा वेलकम। तो जैसे ही दिग्विजय सिंह पार्टी से जुड़े, उनको नियुक्ति पत्र दिया गया, सामान्य वर्ग का प्रभारी बनाया गया उसको। तो जैसे ही सामान्य वर्ग का प्रभारी बनाया गया, तो जैसे कांग्रेस बीजेपी के लोग ये चाहते थे कि भारत आदिवासी पार्टी में खाली आदिवासी रहें और आदिवासी रहेंगे तो हम उनके ऊपर जातिवाद का टैग लगाएंगे और विभिन्न प्रकार से एलिगेशन लगा के उनको नजरअंदाज करके लोगों में गलत भ्रांतियां फैलाकर हम ही जीतते रहेंगे। तो भारत आदिवासी पार्टी में ST SC OBC माइनॉरिटी, राजपूत और अन्य वर्ग के लोग जुड़ने लगे। तो दिग्विजय सिंह के जुड़ने के बाद में कांग्रेस बीजेपी के जो लोग थे उनके पेट में मरोड़े पड़ने लग गई और दिग्विजय सिंह को नजरअंदाज करने के लिए, दिग्विजय सिंह को डाउन करने के लिए दिग्विजय सिंह की जो एक होटल हवेली करके उसके ऊपर रेड पड़वाया, उसके अंदर दारू कहीं से पकड़वाया, क्या पता दारू था नहीं था, पता ही नहीं। तो इतने साल से तो होटल चल रही थी कांग्रेस और बीजेपी सरकार में, तब तो दिग्विजय सिंह की होटल में कभी भी रेड नहीं पड़ी। और जैसे ही दिग्विजय सिंह ने इस पार्टी में एंट्री की तो उस आदमी को फंसाने का काम षड्यंत्र जारी रख दिया। हमारा ST SC एक्ट का जो मैटर था 2 अप्रैल वाला, उसमें ये मात्र आजपुर का ही रैली नहीं था, पूरे देश का कॉल था। आगजनी तलवारबाजी हुई थी, तो कुछ असामाजिक तत्व राजपूत समाज के होंगे तो उन्होंने तलवारबाजी कर दी। उसमें दिग्विजय सिंह शामिल नहीं थे और जिन्होंने तलवारबाजी की, कुछ लोगों को तलवारें लगी, जिसको मैं यहाँ से कलेक्टर को और SP को क्योंकि उस समय हमारा मैं ही सर नेतृत्व कर रहा था, चाहे पॉलिटिकल नेतृत्व हो चाहे सामाजिक नेतृत्व हो, उस समय हमारा कोई MP MLA नहीं हुआ करते थे। मैंने यहाँ से 2018 में कलेक्टर को और SP को कहा मुझे स्कॉट चाहिए। स्कॉट की गाड़ी लेके मैं पहुंचा आजपुर थाने के अंदर। वहाँ देखा हमारे 18 व्यक्ति थे जो थानेदार ने तलवारें लगने के बावजूद भी लॉकअप में बंद कर रखा था और मैंने उनको निकाल के बाहर देखा, कोई तलवारें लगी है, उनकी हॉस्पिटल में दवाई करानी चाहिए। तो फिर उन लोगों को हमने हॉस्पिटल में दवाई करवाई, जो लोग बेकसूर थे उनको छुड़वाया और फिर बाद में हमने ट्राइबल विभाग से उनको 2-2 लाख रुपए का मुआवजा भी दिलाया। तो फिर मुकदमे हुए। उस मुकदमे में देखिए उस समय जोश खरोश रहता है, तो आमने सामने जो थे या नहीं थे तो नाम चढ़ गए होंगे। तो उसमें दिग्विजय सिंह का भी नाम डाल दिया था, इधर से किसी का और भी डाल दिया होगा। तो ये लोग लड़ाई में थे कि नहीं थे वो तो किसी ने देखे नहीं थे। जो लड़ाई करवाती है, जैसे आप देख लिए उसमें भी पत्थरबाजी हुई, तो उसमें भी कुछ पुलिस मैं किसी पुलिस के ऊपर, पुलिस विभाग के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। जैसे आपका समावता गांव हुआ अभी नरेश मीणा वाला इलाका, उसमें जिस प्रकार से सरकार और पुलिस ने बर्बरता की, रात के समय में आंसू गैस छोड़े, फायरिंग किया, ठीक उसी प्रकार से ये आजपुर की घटना घटी। आजपुर की घटना में पुलिस वालों ने पत्थर मारे, पुलिस वालों ने ये कहा वो किया, बच्चों को ये किया और किसी एक वर्ग को छूट दे दी, जाओ उन पे अटैक कर डालो। ठीक उसी प्रकार से हमारे काकी डूंगरी में भी हुआ, 5000 लड़कों पे मुकदमे हुए। तो सरकार को इसकी निष्पक्षता से जांच करनी चाहिए, चाहे समरसता हो, चाहे आपका ये ST SC एक्ट वाला हो, चाहे काकी डूंगरी वाला हो। तो ये सारा मैटर जमा, उसमें जमने के बाद में ये दिग्विजय सिंह हमारे साथ में पार्टी में जुड़ने के बाद में इन लोगों
वो अच्छा नहीं लग रहा है कि दिग्विजय सिंह हमारे साथ में ही रहते तो ठीक रहता है यूं। तो लोकतंत्र में सबको अधिकार है कहाँ बैठना है, किसके साथ में जाना है, वो तो वो व्यक्ति तय करेगा। आपको कहाँ जाना है आप तय करोगे, मैं तय करूंगा मुझे कहाँ जाना है। तो दिग्विजय सिंह ने जो सोचा समझा वो ठीक सोचा होगा। शुक्रिया कांति भाई आदिवासी जी कट टू कट लाइव से बात करने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे भारत आदिवासी पार्टी के बड़े नेता कांति भाई आदिवासी जी, जिन्होंने पार्टी की रणनीति को लेके, मूल मसलों को लेके और क्या समस्याएं, क्या रणनीति अभी पेश आ रही है उसको लेकर कट टू कट लाइव से खास बातचीत की है। ऐसे ही 84 के चाणक्य में हम लगातार तमाम बड़े नेताओं से, उम्मीदवारों से, प्रत्याशियों से मुलाकात कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये पूरा 84 उपचुनाव की असल बुनियाद क्या है। चुनावी अपडेट के लिए देखते रहिए कट टू कट लाइव। नमस्कार।